Good morning, class. My name is Yogendra Kumar, lecturer from Department of Mechanical Engineering, University Polytechnic, GL University, Mathura. Students, today we will discuss about the most important topic of power screw, that is torque required to lower the load. Okay, कि हमें कितना लोड आपका टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी इस लोड को लोअर डायरेक्शन में लाने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास जो बेसिकली एक हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो थ्रेड है वो उसके एंगल का जो हेलिक्स एंगल है वो दैट इज अल्फा। ठीक है, इट इज लाइक अ इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन की तरह काम करता है। यहाँ पर हमारी एंगल अल्फा है। ओके, तो जब हम इस इंक्लाइंड प्लेन का एनालिसिस करते हैं तो इंक्लाइंड प्लेन के एनालिसिस में हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के फोर्सेस काम करते हैं। लाइक these forces are acting on this plane. Number one force is that load. So load का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा आपका। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये हमारा लोड है। दूसरा हमारा है एफर्ट। सो एफर्ट यदि मुझे लोड को उठाना होता है तो ये काम करता है इधर साइड में। ठीक है, ऊपर की साइड में, इधर साइड में काम करेगा। यदि हमारा ये लोड को लोअर करना तो अभी क्या करेगा? ऑपोजिट साइड में काम करेगा। ठीक है, shown in figure, ये फिगर में दिखाया हुआ है। तीसरा आपका है नॉर्मल रिएक्शन। अगेन द नॉर्मल रिएक्शन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन विल बी वर्टिकल टू द इंक्लाइंड प्लेन। यहां पर हमेशा वर्टिकल रहेगा, आपका परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। और फोर्थ आपका है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, अपोजिट टू द मोशन। ओके, हमेशा ये आपका मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही काम करेगा। वैल्यू इसका यहाँ पर म्यू एन से इंडिकेट किया हुआ है। तो हम जब एनालिसिस करेंगे ऐसे इंक्लाइंड प्लेन की तो हमेशा हमें जब फाइंड आउट करना है यहाँ पर तो हमें चाहिए टॉर्क की रिक्वायरमेंट यदि है हमारे पास तो टॉर्क के लिए हमारे पास जो वैल्यू चाहिए होती है कैसी होती है? हमें एफर्ट की वैल्यू चाहिए होती है और उसके बाद उसका रेडियस की। तो रेडियस तो हमारे पास dm/2 हो जाएगा किसी भी स्क्रू का, मतलब मीन डायमीटर डिवाइड बाय 2 हमारा रेडियस हो जाएगा। मगर हमारा जो एफर्ट की वैल्यू है वो हमें इस इंक्लाइंड प्लेन से ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंक्लाइंड प्लेन we have to divided all the forces in horizontal and vertical direction. So here you can see in my previous video I have completed the resolution of forces in the both direction, in horizontal and vertical direction. Similarly we can hear कि यहाँ पर हमारा जो म्यू एन फोर्स है ये आपका मोशन इधर है बॉडी का, तो एक इधर जाएगा आपका अपोजिट रहेगा। तो म्यू एन फोर्स अपोजिट में है मोशन के, तो ये हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। इसका हॉरिजॉन्टल सेकंड कितना मिल रहा है? अल्फा। तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे एक हॉरिजॉन्टल पार्ट में और एक वर्टिकल पार्ट में। तो इट विल बी म्यू एन कॉस अल्फा और एक हो जाएगा हमारा म्यू एन साइन अल्फा। ओके, दूसरा आपका जो नॉर्मल फोर्स है ये वाला, तो नॉर्मल रिएक्शन जो आपका फोर्स है अगेन इट मेक अ एंगल अल्फा विद वर्टिकल एक्सिस। तो यहां से यदि इसका एंगल अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्ट आपका यहां पर हो जाएगा ये एन कॉस अल्फा और यहां हो जाएगा ये एन साइन अल्फा। ठीक है, तो हम बात करेंगे सिग्मा एनालिसिस ऑफ फोर्सेस की। एनालिसिस ऑफ फोर्सेस तो यहां पर सबसे पहले आपका आएगा फ्रॉम सिग्मा h इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगे हुए फोर्सेस का जो समेशन होगा वो 0 होना चाहिए, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ये हो जाएगा आपका p इक्वल टू ये P इक्वल टू इस डायरेक्शन कौन सा फोर्स है? ये फोर्स और ये फोर्स है, तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव। तो इसको लिख देंगे हम म्यू एन कॉस अल्फा माइनस एन साइन अल्फा। ओके, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। म्यू एन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। एंड सिमिलरली इक्वेशन नंबर 1 हो गया मेरा ये। एंड फ्रॉम सिग्मा v इक्वल टू 0 यदि करते हैं हम तो क्या आएगा आपका
W इक्वल टू, ये W फोर्स आपका है, इसके अपोजिट कौन सी फोर्स है मेरा, एक ये है और एक ये है। एक तो आपका इसका रेजोल्यूशन है और एक n वाला रेजोल्यूशन है। तो n का क्या है, n cos अल्फा है, और इसका क्या है, म्यू n sin अल्फा है। तो इसको लिख सकते हैं हम इस तरीके से, म्यू n sin अल्फा प्लस n cos अल्फा, equation number 2. So to find out the value of P, we have to divide both equations by using equation 1 divided by equation 2. इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहां पर ये चीजें। तो करूंगा क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा P इक्वल टू W म्यू n cos अल्फा माइनस n sin अल्फा अपॉन म्यू n sin अल्फा माइनस n cos अल्फा। तो यहां आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि यहां पर n सब में कॉमन है, अगेन हम इसे कैंसिल कर देंगे सब में से कॉमन लेकर, या फिर ऐसे ही। ठीक है, तो ये बचेगा मेरे पास म्यू cos अल्फा माइनस sin अल्फा अपॉन म्यू sin अल्फा माइनस cos अल्फा प्लस cos अल्फा, ये प्लस होगा प्लस cos अल्फा। ठीक है, तो अब यहां पर मैं यदि दोनों में cos अल्फा और cos अल्फा से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड, ऊपर साइड और नीचे साइड, दोनों में डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर दोनों में कर देता हूं, तो इट विल बी P इक्वल टू, या फिर लिख लेना आप, है ना, तो ये हो जाएगा आपका W 1 माइनस टेन अल्फा, ये म्यू की, यहाँ पे म्यू आ जाएगा, यहाँ पे 1 की जगह पे म्यू माइनस टेन अल्फा अपॉन म्यू टेन अल्फा माइनस 1। ठीक है, टेन अल्फा माइनस 1, एंड वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट tan phi will be equal to mu। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमारी क्या होती है, mu इक्वल टू tan phi होती है। तो यदि मैं इसमें यहां पुट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास W tan phi माइनस tan अल्फा, tan phi माइनस tan अल्फा अपॉन tan phi tan अल्फा माइनस 1। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया tan phi माइनस अल्फा का, tan a माइनस b वाला। ठीक है ना, तो इट विल बी, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा P इक्वल टू W tan phi माइनस अल्फा। ठीक है, इस इक्वेशन आप ये मान लीजिए बनी। तो अब इस इक्वेशन की हेल्प से हमें निकालना है टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड। सो टॉर्क रिक्वायर्ड विल बी torque required T will be equal to P into dm by 2, P into dm by 2 कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा, टॉर्क रिक्वायर्ड हो जाएगा, तो टॉर्क की वैल्यू जाएगी, टॉर्क की वैल्यू जाएगी T इक्वल टू, T मेरा ये है W dm by 2 into tan phi माइनस अल्फा।
तो ये जो वैल्यू होगी मेरी वो क्या होगी, टॉर्क रिक्वायर्ड वैल्यू होगी, जिससे मैं लोड को लोअर कर पाऊंगा, नीचे लेके आऊंगा। कितना मुझे लोड की रिक्वायरमेंट, टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी लोड को नीचे लाने के लिए। ठीक है, so that is the value. We can easily find out the value of torque required to raise the load and torque required to lower the load by using these equations। कि हमारे पास ये फॉर्मूला है लोड वाला, और हमारा जो फॉर्मूला था इसमें हम 5 प्लस अल्फा कर रहे थे वो हमारा रेज का था। ठीक है ना, तो बस इसमें इतना डिफरेंस है कि हमने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो उसमें क्या हुआ, एंगल की जो प्लस माइनस था बस वो चेंज हो गया, और कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी से हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इफिशियंसी ऑफ अ स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू की। तो इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, इफिशियंसी का मतलब सिंपल सा होता है कि हमारे पास वर्क कितना इनपुट हुआ और कितना आउटपुट हुआ। ठीक है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो होगा, दैट इज द रेशियो व्हिच वी कैन डिफाइन द वैल्यू ऑफ इफिशियंसी। इफिशियंसी को फाइंड करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमारे पास सिर्फ इतना ही रिक्वायर्ड होता है और कुछ ज्यादा हमको करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ठीक है, चलो मैं एफिशिएंसी वाला जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एफिशिएंसी वाला पढ़ लेंगे कि एफिशिएंसी हमें कैसे फाइंड आउट करनी होती है किसी भी थ्रेडेड स्क्रू की। ठीक है, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।